मैं आज भी अपने घर के आंगन में लेटी उस दृश्य को बड़ी हैरानी से देख रही थी। मेरी बहू कमरे में सो रही थी और गर्मी होने के बावजूद उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था। जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो मेरा बेटा अक्सर कमरे में होता और वह कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती। अभी भी उसकी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जब पति घर में ना हो और आपकी जवान बहू कमरे का दरवाज़ा बंद कर ले, वह भी रात के वक्त, तो आपको यह सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि बहू ऐसा क्या कर रही है। अगर उसे सोना ही था तो वह दरवाज़ा खोल कर भी तो सो सकती थी, वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैंने तो उसे कहा था कि बाहर आंगन में मेरे साथ ही चारपाई डालकर सो जाए, लेकिन वह कमरे में सोने की जिद करती थी। जब आपका पति आपके साथ कमरे में हो तो फिर दरवाज़ा बंद करना समझ में आता है। फिर कोई मौसम भी नहीं देखता कि गर्मी है या सर्दी, क्योंकि वह पति पत्नी का आपसी मामला होता है। पर मेरा बेटा घर पर मौजूद नहीं था। इतनी गर्मी थी कि मुझे बाहर आंगन में भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी बहू इस गर्मी में भी दरवाज़ा बंद किए कमरे में मौजूद थी और कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। कभी वह हंसती तो कभी किसी से बात करती। कई रातों से यही सब हो रहा था और आज तो मैंने पूरी रात जागते हुए सब कुछ देखा। पूरी रात वह किससे बातें करती रही, जबकि मेरे बेटे की नाइट शिफ्ट होती थी और वह इस देश में था ही नहीं। अगर वह दूसरे देश में भी होता तो शायद उसे रात को ही बात करने का मौका मिलता, क्योंकि जब कोई विदेश में होता है तो वह पूरा दिन काम करता है और रात को बात करता है। अगर वह कहती कि मैं आपके बेटे से ही बात कर रही हूँ, यानी कि फ़ोन पर बात कर रही हूँ, तो मैं मान जाती कि चलो रात में दोनों बैठ के बात कर लेते होंगे, और जब पति पत्नी बात करें तो पूरी रात भी गुजर जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन मेरे बेटे की तो नाइट शिफ्ट होती थी और दिन में यह बात नहीं करती थी, और जिस जगह वह काम करता था वहाँ उसे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। सुबह मेरी बहू कमरे से बाहर आई तो मुंह हाथ धोने के लिए नल की तरफ बढ़ी। जब वह धो रही थी तो मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी और मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। उसकी गर्दन पर एक निशान था, किसी के दांतों का, जो किसी थकान जैसा निशान लग रहा था। इस निशान का क्या मतलब था यह मैं भी अच्छी तरह समझती थी और वह खुद भी जानती थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मेरा बेटा तो इस देश में था ही नहीं। तो फिर यह हरकत किसकी हो सकती थी? मेरी बहू ऐसे रहती थी जैसे शादीशुदा औरत रहती है, जबकि उसका पति उसके साथ नहीं था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं होता। बताओ, वह कभी मेरे साथ बैठकर मेरे बेटे की बात नहीं करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा पति भी दूसरे देश जाकर कमाई करता था। मुझे याद है कि वह साल मेरी ज़िंदगी के बड़े बुरे साल थे। यूं तो मेरी सासू माँ से मेरी नहीं बनती थी, लेकिन अपना दिल बहलाने के लिए मैं उनके पास बैठ जाती और अपने पति की बातें करती तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। जब मैं कोई सज श्रृंगार करने लगती तो सोचती कि मुझे देखना किसने है, इसलिए असली में नहीं करती थी। लेकिन मेरी बहू तो दिन रात अपने आप को सजा कर रखती थी। माना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद से भी तैयार होने का शौक़ होता है, लेकिन यह कैसा शौक़ था? और यह इतनी खुश क्यों रहती थी? ये तो ऐसे मस्त हो के फिर रही होती थी। कभी कोई गाना गाती थी, कभी अपने आप को शीशे में देखती थी। लगता ही नहीं था कि इसका पति विदेश गया हुआ है। इन बातों ने मुझे इस कदर परेशान कर रखा था। अपने बेटे की इज्जत की रखवाली मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपनी बहू के पेट की तरफ गौर से देखा तो उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह, मेरा नाम हेमा है। मेरा एक ही बेटा था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरी 3 बेटियां भी थीं, जिनमें से 2 दूसरे शहर में हॉस्टल में पढ़ती थीं और उनके बहुत ज़्यादा खर्चे थे। एक बेटी की मैंने किसी तरह शादी तो करवा दी, लेकिन उसका पति कोई काम नहीं करता था और मेरे बेटे को पता नहीं था कि उसका घर भी मैं ही चला रही थी। मैं अपने घर के खर्चे में से पैसे निकाल कर अपनी बेटी को दे देती। क्या करती? माँ थी ना, उसे भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकती थी। लेकिन यह बात मेरे बेटे को मालूम नहीं थी, वरना वह गुस्सा भी होता और यह भी कहता कि किसको अपनी बेटी दे दी। यह रिश्ता मैंने करवाया था और अब मैं बहुत पछता रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है।
मैं अपने बेटे की शादी कराने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यह 3 बहनों का इकलौता भाई था और शादी के बाद तो बड़े बड़े बदल जाते हैं। मैंने उसे कहा कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ख़याल था कि पहले मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो जाए, उनके ज़ेवर बन जाएं, फिर उसके बाद उसकी शादी करवा दूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने तो शोर मचा दिया। ऐसा दीवाना हुआ कि मैं खुद हैरान हो गई कि अचानक से उसको हुआ क्या है। लेकिन यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसको शादी का शौक़ चढ़ा था और ऊपर से लड़की भी पसंद की। अगर यह भी बदल जाता तो फिर हम माँ बेटियाँ तो सड़क पर ही आ जातीं। जब इस तरह के मर्दों की शादी हो जाती है तो फिर वे अपने घर वालों को भूल जाते हैं। और मेरा तो पति भी जिंदा नहीं था जो उसको 2 थप्पड़ लगाकर कहता कि तू अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर। अगर यह हमसे नज़रें फेर लेता तो फिर हमारा कौन था। हम ज़बरदस्ती तो इसको जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं कह सकते थे। इसलिए मैं चाहती थी कि कम से कम मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसके बाद उसकी शादी करूँगी। लेकिन इसमें तो ऐसा सौ डाला कि मैं हैरान रह गई कि यह मेरा वही बेटा है जो अपनी मर्ज़ी से यह भी नहीं कहता था कि आज मेरी मनपसंद का कुछ बना दो, और अब मुंह फाड़ के कह रहा था कि ऐसी लड़की से शादी करूँगा, आप लोग जाकर रिश्ते की बात कर लो ताकि जल्दी जल्दी शादी हो सके। मैंने कहा कि तुझे इतनी जल्दी क्या है? तो उसने कहा कि शादी की जल्दी क्यों होती है माँ, आपको नहीं पता। मैं हैरान रह गई थी। ये तो बेसब्र हो गया था और बेशर्म भी हो गया था। ये बात मेरी एक दोस्त ने बताई थी जो कुछ समय पहले ही मेरे घर आई थी। जब मैं अपनी बहू को देख रही थी तो मेरा दिल और भी बुरा हो गया। मैंने सोचा कि अपने बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की लाऊंगी जो ज़्यादा सुंदर ना हो, ताकि वह उसके प्यार में बंध कर न रहे। लेकिन मेरी होने वाली बहू तो इतनी हसीन थी कि लगता था हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी। तो मेरा पागल बेटा उसके पीछे और भी दीवाना होता जा रहा था। इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया कि लड़की वालों की आंखें खुल गईं। मैंने उनसे इतना ज़्यादा दहेज मांग लिया जो उनकी औकात से बाहर था, और सोचा कि अब वे यह नहीं दे पाएंगे तो रिश्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जब मेरे बेटे ने मुझसे ये बात की तो मैंने कहा कि दहेज की रस्म सदियों से चली आ रही है। अगर मैंने मांग लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। मेरा बेटा तो गुस्से में आ गया था कि अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो मैं ज़िंदगी भर आपको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि यह सब आपकी वजह से होगा। मुझे तो लग रहा था कि जितना मैंने दहेज मांगा है वह उनके बस की बात नहीं होगी। लेकिन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब 2 दिन बाद लड़की वालों के घर से कॉल आई कि जो कुछ भी आप लोगों ने मांगा है वह हम लोग आपको ज़रूर देंगे। शादी की तारीख तय करनी है या हम लोग आपकी तरफ आ जाते हैं। मेरा बेटा तो खुशी से उछल रहा था और मैं हैरान रह गई थी कि इतना दहेज देने पर भी राज़ी हो गए। खुद पर गुस्सा आने लगा कि काश कुछ और भी मांग लिया होता। लेकिन वह लड़की उनकी इकलौती बेटी थी, शायद इसीलिए उनको कोई परेशानी नहीं था। अब मैं खुलकर यह रिश्ता ख़राब नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि किसी तरह यह रिश्ता ख़राब हो जाए। मैंने उन लोगों से यह भी कहा कि मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ, मुझे तो वक्त पर खाना चाहिए होता है। वे लोग भी मेरी हर बात का ऐसा जवाब दे रहे थे कि मेरे बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। मेरे बेटे ने मुझसे कह दिया कि अगर अब आपने कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बस इसके बाद मेरे होश उड़ गए। आगे मेरी ज़बान बंद हो गई थी, क्योंकि मेरा भी तो एक ही बेटा था और अब तो वैसे भी सब कुछ तय हो गया था। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता था कि जिससे यह रिश्ता ख़राब हो जाए, क्योंकि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उसका नाम भी रानी था। कहीं मेरे घर आकर रानी ही न बन जाए। मेरी बेटियों ने भी कहा कि आप तो कहती थीं भाई की शादी नहीं करेंगे। अब आपने उनकी शादी कर दी। आप देखना, वह कुछ दिन बाद हमारा खर्चा कम कर देंगे और फिर कहेंगे कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। सुबह उनकी पत्नी के नखरे शुरू हो जाएंगे। अब शादी हो गई, फिर वह हनीमून पर जाएंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे। मैंने कहा कि मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। दुल्हन जब घर आई तो मेरा बेटा उसके आसपास ऐसे मंडलाने लगता जैसे वह कांच की बनी हुई है, कहीं टूट न जाए। हर चीज़ उसे परफेक्ट चाहिए थी। शादी से पहले उसने मेरा बहुत दिमाग खाया कि सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कोई मेरी पत्नी को कुछ कहेगा नहीं।
और अभी शादी हुई थी कि वह उसका ऐसा गुलाम हो गया था जैसे उसके लिए सब कुछ यही लड़की है। खूबसूरती में कशिश भी बहुत होती है और झूठ नहीं बोलूँगी, वह लड़की वाकई बहुत हसीन थी। लेकिन जो मेरे बेटे की हरकतें थीं वह हद से बाहर ही हो गई थीं। उसने तो दुकान पर जाना ही छोड़ दिया था। जब से शादी हुई थी कमरे का कैदी बनकर रह गया था। उसे जैसे पता ही नहीं चलता था कि सुबह कब हुई, रात कब हुई। वह क्या समझता था एक दिन 48 घंटे का होता है, जो वह 2 दिन बाद कमरे से निकलता था। पता नहीं रात के किस वक्त घर पर ही खाना ऑर्डर कर लेता और खिड़की से खाना पकड़ लेता और अपने कमरे में बैठकर खा लेता और अपनी पत्नी को भी खिला देता और अंदर ही बैठा रहता। ये बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने तो कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि तुमने तो अपने बेटे को खुद ही बर्बाद कर लिया। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा इस तरह का है तो फिर उसको लड़की इतनी प्यारी क्यों दे दी, और वह भी उसकी पसंद की। तुम्हें क्या लगता है वह कभी भी इस कमरे से नहीं निकलेगा? मुझे मेरी दोस्त ने मशवरा दिया कि अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दो ताकि तुम्हारा बेटा भी हद में रहे। तुम्हारी बहू को भी पता हो कि मेरा पति घर पर नहीं है तो वह घर की जिम्मेदारी उठाए और पैसे भी खूब आएंगे। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, एक दफ़ा पहले भी जा चुका है, उसको मुश्किल नहीं होगी। यह मशवरा बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने घर आकर ही यह पटाखा फोड़ दिया और कहा कि पहले भी तो एक बार गए थे, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। वहाँ पर कमाओ, दोनों बहनों की शादी करनी है, उनके दहेज का इंतज़ाम कर दो। उसके बाद चाहे तो अपनी बीवी को भी साथ ले जाना या चाहे हमेशा के लिए यहीं आ जाना। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। मेरा बेटा तो शोर मचाने लगा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये आपने क्या कह दिया है? मैं यहाँ रहकर कुछ करूँगा। मैंने कहा कि तुम नहीं कर सकते। दुकानदार घर बैठकर नहीं रहते और दुकानदार सुबह से रात तक अपनी दुकान पर बैठता है। अपने कमरे में बैठकर तुम दुकान नहीं चला सकते। बाहर के मुल्क जाओ, साल में 2 दफ़ा आया करो, बस काफ़ी है। मुझे तो पता था कि वह अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएगा नहीं, लेकिन अभी उसको मनाने के लिए मैं कुछ भी कहने को तैयार थी। मैं इसको दाना डाल रही थी कि वह इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएगा। थोड़े दिन की तो मुसीबत है, फिर मैं चला जाऊंगा, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा। सारी ज़िंदगी हम लोग हनीमून मनाएंगे। मुझे पता चल गया था कि मेरे बेटे की सोच कैसी है, लेकिन मुझे इससे पहले उसकी सोच का अंदाज़ा नहीं हुआ था। मेरे बेटे ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं भी उसकी माँ थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया। वह पत्नी और माँ में फंस गया, लेकिन उसने अपनी माँ को ही चुना। उसने कहा कि ठीक है, मैं बाहर के मुल्क जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी जल्दी मान जाएगा। उसकी पत्नी भी खामोश थी। मेरा बेटा तो हट से ही अड़ गया था, लेकिन फिर मेरी बात मान गया। वैसे मैं बड़ी ज़्यादा हैरान थी। शाम को कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। जब इधर काम है तो इधर ही करूंगा। लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तब भी उसने मुझसे सिर्फ एक दफ़ा पूछा था और उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब सुबह सुबह उसने आकर खबर सुना दी कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ और मैं चला जाऊंगा। मुझे भी खुशी हुई कि आखिर उसने मेरी बात मान ली। मानता भी क्यों ना, बेटा तो मेरा ही था ना। 2-3 हफ्तों बाद टिकट लेकर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी उदास थी। कुछ दिन तक उसने ऐसा मुंह बना रखा था कि जैसे वह बहुत परेशान है, जैसे कुछ कहना चाहती थी। सोचती होगी कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मैं भी तो मजबूर थी, मैं क्या करती। मैंने उसे बुलाया तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। साफ पता चल रहा था कि वह मुझे दिखा रही है कि मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया, इतना तो सही था। मैंने उसे कहा कि जब पति परदेश में हो तो उसे रो रो कर नहीं दिखाते। कुछ भी हो जाए तो उससे कहते हैं कि सब ठीक है। उसने भी कहा कि ठीक है। मैं बहुत खुश थी कि चलो, बेटा भी मान गया और बहू भी काबू में आ गई। मेरी बहू सारा दिन घर के काम भी करती, कोई बात भी न करती, न ज़्यादा बोलती, न मेरा सर खाती। लेकिन रात होते ही इस घर में एक ऐसा काम होना शुरू हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। गर्मियों के दिन थे, मैं अपना बिस्तर बाहर सहन में लगाकर सो जाया करती थी। सच कहूँ तो
सहन में भी गर्मी की कोई कमी नहीं आती थी। एक शादीशुदा जोड़े को कमरे में सोने की ज़रूरत होती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उनको कमरा बंद करके अंदर ही सोना पड़ता है, ख़ास करके शादी के शुरू के दिनों में। पर मेरा बेटा तो घर नहीं था, तो मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम भी अपनी चारपाई बाहर सहन में ही डालो, अंदर गर्मी में तो किसी का भी दम घुट जाएगा। पर वह कहने लगी कि नहीं, मुझे अंदर ही सोना है। मैंने उसे समझाया कि नहीं, गर्मी है, लेकिन उसने बात ना मानी। मैंने कहा, चलो ठीक है, जब गर्मी लगेगी तो खुद ही बाहर आ जाएगी। आधी रात को वैसे भी लाइट चली जाती थी और वो वक्त बहुत ही बुरा होता था, क्योंकि अच्छे भले इंसान की नींद भी खराब होती थी और गर्मी से 1 घंटा गुजरता भी न था। लेकिन मेरी बहू तो उस घंटे में भी बाहर ना आई। रोज़ रात को अंदर ही सोने लगी। उसके कमरे की लाइट भी काफ़ी देर तक ऑन रहती थी और कभी कभी मुझे उसकी आवाज़ भी आती थी। सोचने लगी कि मेरे बेटे से ही बात कर रही होगी। अगले दिन उसे टोक भी दिया, कहा कि ज़्यादा उसे अपनी तरफ मत लगाओ, उसको काम करने दो। दिन भर काम करेगा और रात भर तुमसे बातें करेगा तो फिर आराम किस टाइम करेगा। पत्नी वही अच्छी होती है जो अपने पति के आराम और सुकून के बारे में सोचती है। बंदा 2-4 दिन बात कर लेता है, ये रोज़ रोज़ की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुम उसे खुद ही मना कर देना। मेरी बहू ने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और उस रात ऐसा हुआ भी नहीं। पर सुबह जो हुआ वो देखने के बाद तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बहू के चेहरे पर दांतों के निशान थे, लेकिन मेरा बेटा तो परदेस में बैठा था, फिर ये काम किसका था? मैंने अपनी बहू से पूछ ही लिया, क्योंकि खुद ही परेशान होने से मेरा ही खून जल रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारी गर्दन और चेहरे पर क्या हुआ है? तो उसने कहा, कोई मच्छर काट गया होगा। लेकिन क्या वह मुझे पागल समझती थी? क्या वह ये नहीं जानती थी कि हर औरत जानती है कि ये किस चीज़ का निशान है? मेरी भी शादी हुई थी, मैं समझती थी इन चीज़ों को। वो दांतों के निशान थे। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे बेटे के जाते ही मेरी बहू ने किसी के साथ चक्कर चलाना शुरू कर दिया था? जबकि अभी तो मेरे बेटे को गए हुए सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे। ये किस किस्म की लड़की थी? 3 हफ्ते भी अपने पति के बिना नहीं रह सकी। और अगर ऐसा कुछ था तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? क्या मुझे अपने बेटे को बताना चाहिए था कि उसकी पत्नी बदकिरदार लड़की है? लेकिन ये मैं कैसे कह सकती थी? मुझे इसके लिए सबूत की ज़रूरत थी। मुझे संदेह होने लगा कि शायद रात में मेरे सोने के बाद उसकी खिड़की के रास्ते कोई उसके पास आकर उसे मिलता होगा। मैंने गौर किया कि उनके कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो तकरीबन दरवाजे की तरह ही थी और गली में खुलती थी। वहीं से ये लोग चोरी छुपे खाना ऑर्डर करते थे। जब डिलीवरी बॉय आता था तो वहीं से पकड़ लेते थे। कहीं ये सब कुछ उसी रास्ते से तो नहीं हो रहा था, इसलिए शायद वो गर्मी में भी अपने कमरे में ही सो जाया करती थी। मैंने अपनी बहू से कहा कि कल से तुम भी बाहर सोया करोगी। उसने कहा कि बाहर नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही होंगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी चारपाई अपनी चारपाई के साथ डलवा ही ली और उसे कहा कि सो जाओ। मैंने उस पर इतना दबाव डाला कि वह भी आकर बाहर लेट गई। लेकिन जब आधी रात हुई तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहू चारपाई पर नहीं थी। वो अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी और उसके हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। कमरे की लाइट भी ऑन थी। अगले दिन मैंने अपने बेटे को कॉल की और बातों बातों में उसे इशारा करने की कोशिश की। मैं हैरान थी कि वो मेरे इशारों को समझ ही नहीं रहा था। मैंने उसे एक झूठी कहानी भी सुनाई कि एक लड़की थी जिसका पति देश से बाहर गया हुआ था और पीछे उसने किसी और से चक्कर चला लिया। तो कहने लगा, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। खैर, भगवान सब पर कृपा करे। मैंने अपनी बहू की 2-4 बुराइयां की तो उसने इस पर भी बुरा ना माना। उसका कहना था कि कोई बात नहीं, जैसे अपनी बेटी को डांट लेती है, समझा लेती हैं, वैसे ही इसे भी गलती हो गई होगी। अगर आप इसको बेटी समझती हैं तो माफ़ कर दें, और अगर फिर भी आपने कुछ कहना है तो कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक इसको डांटें, माँ की तरह समझाएं। आप इसकी माँ ही तो हैं, वो आपकी बात का बुरा भी नहीं मानेगी।
मेरे बेटे ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम्हारी याद आ रही है, यहाँ पर खाना अच्छा नहीं है। वो पहले एक दफ़ा परदेस गया था, सिर्फ 3 महीने के लिए, और 3 महीने में ही इतना तंग हो गया था कि 1 महीना उसका और रहता था, लेकिन वो वापस आ गया था। इस बार तो कोई बात ही नहीं की। बेफिक्र लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे दूसरी गली में ही बैठा है। शायद उसे आदत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी पीछे क्या कर रही थी समझ से बाहर था। सबूत के बिना कुछ बता भी नहीं सकती थी। मैं पहले ही उसके खिलाफ थी। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं, इनके यही काम होते हैं। मेरी बहू ने एक और काम किया। हमने उसके कमरे में जो पर्दे लगाए थे, वह सुरमई रंग के थे। उसने उन पर 2 को हटाकर काले पर्दे लगा दिए। मैंने कहा कि एक तो गर्मी का मौसम है, ऊपर से तुमने काले पर्दे लगाए हैं, इस तरह तो गर्मी भी आएगी और मच्छर भी आएंगे। वह कहने लगी कि मुझे काले पर्दे अच्छे लगते हैं ताकि कोई अंदर ना झांक सके। यही उसके दिल की बात थी। मैंने कहा कि तुम्हारे कमरे में किसने झांकना है? तो वह कहने लगी कि मजाक कर रही हूँ माँ जी, लेकिन बस मुझे काले पर्दे अच्छे लगते हैं। बेटे से बात होती थी। उसने कहा कि नाइट ड्यूटी लग गई है, बड़ा मशरूफ़ रहता हूँ। वो मेरी किसी बात में संजीदा नहीं लग रहा था। मैंने फिर उसकी पत्नी की 2-4 बुराइयाँ की तो उसने इस पर भी बुरा न माना। उसका कहना था कि कोई बात नहीं, जैसे अपनी बेटी को डांट लेती हैं, समझा लेती हैं, वैसे ही इसे भी गलती हो गई होगी। अगर आप इसको बेटी समझती हैं तो माफ़ कर दें, और अगर फिर भी आपने कुछ कहना है तो कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक इसको डांटे, माँ की तरह समझाएं। आप इसकी माँ ही तो हैं। वो आपकी बात का बुरा भी नहीं मानेगी। मेरे बेटे ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम्हारी याद आ रही है, यहाँ पर खाना अच्छा नहीं है। वो पहले एक दफ़ा परदेस गया था, सिर्फ 3 महीने के लिए, और 3 महीने में ही इतना तंग हो गया था कि 1 महीना उसका और रहता था, लेकिन वो वापस आ गया था। इस बार तो कोई बात ही नहीं की। मुतमईन लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे दूसरी गली में ही बैठा है। शायद उसे आदत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी पीछे क्या कर रही थी समझ से बाहर था। सबूत के बिना कुछ बता भी नहीं सकती थी। मैं पहले ही उसके खिलाफ थी। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होती हैं, इनके यही काम होते हैं। मेरी बहू रोज़ रात को अजीब हरकतें करती। गर्मियों में वह अपने कमरे में सो जाती और आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खोल देती, जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोल रही हो ताकि वह वहाँ से जा सके। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने किसी को मेरी बहू के कमरे से निकलते हुए देखा। जाहिर है कि वह कोई शख्स था। मैंने शोर मचा दिया, लेकिन उस शख्स ने भी मुझे देख लिया। अंधेरे की वजह से मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वह कोई मर्द ही था, और वह भी कोई जवान लड़का जो बहुत दुबला पतला था। मैंने शोर मचा दिया, लेकिन वह शख्स वहाँ से भाग गया। हमारे साथ वाले घर में हमारे पड़ोसी रहते थे, जो हमें 15-20 सालों से जानते थे। उनके जवान बेटे थे। उन्हें जब शोर सुनाई दिया तो वे मदद करने को चले आए। उन्होंने यही कहा कि शायद कोई चोर आया होगा, लेकिन आपके शोर मचाने की वजह से भाग गया है। हमने सारी चीज़ें चेक कर लीं। घर में से कोई भी चीज़ गायब नहीं थी। मैं जानती थी कि वह चोर नहीं था, वह मेरी बहू का आशिक था। अब तो मैंने यह बात अपने बेटे को बताना अपना फ़र्ज़ समझा, क्योंकि यह मेरा आंखों देखा था। मैंने उसे उसी दिन फ़ोन किया और यह बात बता दी, मगर उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह चोर ही होगा। आप क्यों शक करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। उसने इस बात को इतना नॉर्मल लिया कि मैं हैरान रह गई। लेकिन मेरी बहू की जो हरकतें थीं, वे भी तो हैरान कर देने वाली थीं। आजकल तो वह अजीब हरकतें कर रही थीं। कभी रात का खाना ना खाती तो कभी दिन का खाना। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो कहने लगी कि दिल नहीं करता। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। अचानक से उसका दिल मचलने लगा और वह वहाँ से उठकर भाग गई। मेरी बेटी उसके पीछे गई तो पता चला कि भाभी तो उल्टियाँ कर रही हैं। अब शादी के बाद औरत उल्टी क्यों करती है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बात का मुझे यकीन था कि मेरे बेटे के जाने से पहले मेरी बहू तो उम्मीद से नहीं थी, और ना ही उम्मीद का कोई निशान था। औरतों की बातें सही, लेकिन मुझे यकीन था कि उसे गए हुए 5 महीने हो गए थे। अगर उस वक्त से ही मेरी बहू को उम्मीद मिली होती तो अभी तक तो उसे 5 महीने का पेट होना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं था और यह हम दोनों जानते थे। मेरी बहू ने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने भी इस बात पर ध्यान न दिया कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। लेकिन जब 2-4 महीने और गुजर गए, मेरा बेटा बाहर से पैसे तो भेजता था, लेकिन बहुत ही कम। कहता था कि काम अच्छा नहीं चल रहा। 2-4 महीने गुजर गए तो देखा कि मेरी बहू का पेट बढ़ने लगा था। मेरी बहू तो दुबली पतली थी, लेकिन पेट की जगह से उसका पेट बढ़ने लगा था। अब ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने तो घर में शोर डाल दिया। अब मैं अपनी बहू को बदकिरदार, बदचलन और जाने क्या क्या कहती। बात बात पर डांटती रहती कि बेटे के जाने के बाद हाथ से निकल गई है। लेकिन वह मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती, पलट कर मुझे जवाब भी नहीं देती। मैं तो उसकी इस खामोशी को उसका डीठपन समझती थी। मेरी बहू का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। वह उस शख्स को घर में बुलाती थी और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब तो हद ही हो गई थी। मैंने सोच लिया कि मुझे रंगे हाथों पकड़ना होगा और फिर यह बात अपने बेटे को बता दूंगी। एक रात मैं उठी और अपनी बहू के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। वह हंस हंस कर किसी से बातें कर रही थी, किसी को जान जान कह रही थी। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया और फ़ौरन ही वापस पलट गई। मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी बहू के कमरे में एक आदमी मौजूद था। मेरी बहू उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसका हाथ थामे कंधे पर सर रखे बैठी थी। वह मेरी बहू के लिए तोहफे भी लाया था, जिसमें बच्चे के कपड़े मौजूद थे, जिन कपड़ों को वह देखकर खुश हो रहे थे और हंस रहे थे, जैसे यह कह रहे हो कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। लेकिन वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही बेटा था। वह इंडिया में कैसे हो सकता था, जबकि सुबह ही मेरी उससे बात हुई थी और उसने कहा था कि मैं दुबई में हूँ और यहाँ पर बहुत गर्मी है। मुझे देखकर वे दोनों भी घबरा गए और मेरा बेटा मेरी तरफ बढ़ा कहने लगा, माँ, परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। मेरे कदमों में बैठ गया। अपने बेटे को वहाँ देखकर मैं हैरान थी। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा ही है और मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही, तो मैं ठीक हुई, लेकिन मुझे साथ ही गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किस वक्त आए हो तुम? क्या चल रहा है यहाँ पर? तो मेरे बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी हमारी शादी हुई थी और हमने तो अभी एक साथ 1 हफ्ता भी न गुजरा था कि आपने मेरे सर पर बाहर जाकर काम करने की तलवार लटका दी। आप खुद ही सोचें कि एक बंदे की शादी को हफ्ता भी ना हो और उसे कोई कहे कि अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ के समुंदर पार चले जाओ, तो उस पर क्या गुजरेगी। आपको मनाने की बहुत कोशिश की, इनकार भी किया, समझाया आपको, लेकिन आप तो भूख हड़ताल पर बैठ गई। अब इसका मतलब तो यही था कि आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैं भी अपनी पत्नी को छोड़ के जाना नहीं चाहता था और यह भी मेरे बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए हमने बीच का रास्ता निकाल लिया। मैं आपके सामने यह नाटक करने लगा कि मैं दुबई चला गया हूँ, रवाना हो गया हूँ, जबकि मैं साथ वाले शहर जाकर वापस आ गया था और अभी भी इसी शहर में काम करता हूँ। अपने एक दोस्त के साथ काम करके दिन भर वहीं पर रहता हूँ, लेकिन जब रात होती है तो मुंह छुपाकर अपने घर में आ जाता हूँ और पिछली गली में खुलने वाली खिड़की से अपनी ही पत्नी के कमरे में दाखिल हो जाता हूँ। वापस जाने के लिए कभी कभी मैं दरवाज़ा भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त आप सो रही होती हैं। लेकिन उस दिन आपकी आंख खुल गई थी। जिसको चोर समझा था वो आपका बेटा ही था। आपने ही मुझे यह सब करने पर मजबूर किया है। आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपको धोखा दूं और मैं आपको कम पैसे भेज रहा था क्योंकि मैं इंडिया में ही रहते हुए कमा रहा हूं। मैंने अपने बेटे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि अगर इतनी ही आग लगी थी दिल में, अपनी पत्नी से दूर नहीं रहा जा सकता था, तो फिर डर किस बात का था। मुंह से बोल देता कि ऐसा है तो मैंने क्या तलवार लेकर तेरे पीछे पड़ जाना था। मैंने गुस्से से कहा तो मेरा बेटा प्यार से बोला, आपको नाराज़ करने का डर था। मैं अपनी पत्नी और आपको चुनना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पत्नी को एक तरफ रख देता। आपने मेरी पत्नी को कितने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए,
उसे गालियों से पुकारने लगी। लेकिन उसने आपकी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया, जबकि उसके पास बहुत अच्छा जवाब था। यह बच्चा मेरा है, आप दादी बनने वाली हैं और आपको पता है हमारे घर में एक प्यारा सा बेटा होने वाला है। आज यह बात हमें पता चल गई है। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मैं अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। आप लोग मेरी फैमिली हैं, लेकिन ये लोग भी तो मेरी फैमिली हैं, मेरी जिम्मेदारी है। अपने घर को छोड़कर मेरे लिए ही तो आई है। मेरे बेटे ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि शायद मैं खुदगर्ज हो गई थी, क्योंकि गलती मेरी थी। मेरे बेटे ने भी वादा किया कि वह हमेशा हम सब का ख्याल रखेगा। फिर उसने यहीं पर रहकर एक नया काम शुरू किया, जिससे उसकी अच्छी खासी आमदनी आने लगी। भगवान ने उसे प्यारा सा बेटा दिया है, बहुत प्यारा है। घर में रौनक लग गई है। अपनी दोनों बेटियों के लिए दहेज भी इकट्ठा कर रही हूँ और ये मेरे बेटे की बदौलत ही हो रहा है। सब साथ रहते हैं, कोई ना कोई छोटी बड़ी चीज़ लेकर हम रख रहे हैं और रिश्ता भी तलाश कर रही हूँ। सोचती हूँ कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करवा दूँ। अपनी बहू से एक ही दफ़ा माफ़ी मांगी तो उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। अच्छी है और मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। और खुशी की बात तो यह है कि जब से मैंने अपने बेटे को इजाज़त दी है कि वह घर पर ही रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे, कहीं भी न जाए और मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूँगी, तब से वह ज़्यादा अच्छे से काम करने लगा है और पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों को परीक्षा में नहीं डालना चाहिए। अगर रिश्ते जीत भी जाएं तो मोहब्बत हार जाती है और फिर इंसान की ज़िंदगी में यही तो रिश्ते होते हैं, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन। क्यों उसे ऐसी परीक्षा में डाला जाए कि वह उनको छोड़कर जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी भगवान है ना, वह सब कुछ संभाल ही लेता है। कोई भूखा नहीं सोता हमारे घर में। जब से छोटा सा बच्चा आया है, तब से हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और मेरी बहू भी अच्छी है, कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोलती। मैंने उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचा था, उसे कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए थे। अपने दिल में उसके बारे में बहुत बुरा सोचा था। कहते हैं कि किसी के बारे में इतना सोचना भी बड़ी बात होती है। मैंने उसके मुंह पर भी यह सब कुछ बोला था। मैंने उसको बहुत बद्दुआएं दी थीं। सोचती थी कि कितनी बुरी लड़की है, कहाँ से मेरी बेटे की ज़िंदगी में आ गई। लेकिन वह सबसे अच्छी लड़की है जो मेरे सामने आज तक नहीं बोली। मेरी बेटियों का भी ख्याल करती है और हमारे घर में इतना सुकून है कि जितना आज तक नहीं था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।